हाय। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके फोल्डिंग पर। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए मैक्स सेफ्टी एट अरावैद, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका इसके फोल्डिंग। इसमें हम कई चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है क्योंकि इसके फोल्डिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर तो है नहीं, जिसकी वजह से कई पार्ट में वीडियोस बनेंगे। तो इसके फोल्डिंग मीनिंग एंड हैजर्ड्स पर आज हम लोग बात करेंगे। कंपोनेंट्स, यूजेस एंड बेनिफिट्स, टाइप्स, ये सब पर हम लोग का अलग अलग पार्ट में बनेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधे हम लोग मेन टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इसके फोल्ड, कि इसके फोल्ड का डेफिनेशन क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसके फोल्ड का डेफिनेशन जो होता है सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। डेफिनेशन होता है इसके फोल्ड का, जो आपके बुक में भी है। मैंने थोड़ा सा हट के बनाने की कोशिश किया है, तो जो कि सारे मतलब एंगल को वो कवर कर लिया है। डेफिनेशन में लिखा है कि इसके फोल्डिंग अल्सो कॉल्ड इसके फोल्ड और स्टेजिंग इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर दैट इज टाइपिकली मेड फ्रॉम मेटल पोल्स, पाइप्स एंड वुड प्लैंक्स and used to support construction workers, inspectors, cleaners and scaffolders are widely used on the site to get access to heights and areas that would be otherwise hard to get to. Understand? यानी यहां साफ साफ कहना यह चाहता है इसके फोल्डिंग के डिफिनेशन में कि इसके फोल्डिंग, इसके फोल्ड और स्टेजिंग, ये सारा एक ही नाम है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज स्टेज बना रहे हैं, स्टेज पे फना आदमी को बुलाया जा रहा है, मंच होता है ना। और इसके फोल्डिंग को आसान भाषा में भाड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके फोल्डिंग बंबू से भी तैयार होता है। ठीक है, हाँ, अगर चाइनीज का चाइना जो कंट्री चाइना है, चीन है, ठीक है, वहां के इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के बहुत सारे प्राचीन काल की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो सारे बंबू से तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को हमने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि बातें लंबी हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांस का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? बांस का, यानी बंबू का। तो बंबू का भी यूज होता है इसके फोल्डिंग बनाने में। ठीक है, तो यहां इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? भाड़ा। इसके फोल्ड को हम लोग स्टेजिंग भी कहते हैं। ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। टेम्पररी क्यों कहा गया? टेम्पररी इसलिए कहा गया कि जिस काम के लिए हम इस स्ट्रक्चर को इरेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके फोल्डिंग का जो इरेक्शन होता है, इसके फोल्डिंग बनाने को इरेक्ट कहते हैं, इरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और बना हुआ इसके फोल्ड को उजाड़ देना, हटा देना, डिसमांटलिंग कहलाता है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। बनाने को क्या बोलते हैं? इरेक्शन, इरेक्ट करना, और हटाने को क्या बोलते हैं? डिसमेंटलिंग। ओके, तो ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है। सपोज दैट हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हम लोग इसके फोल्ड को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, इरेक्ट करते हैं। तो जब तक मेरी बिल्डिंग तैयार नहीं होती है तब तक हमारा स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग के सारे वर्क क्या होते हैं? फिनिश हो जाते हैं, तो क्या हम लोग इसके फोल्ड को वहां रहने देते हैं? नहीं, इसके फोल्ड को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। ये ढांचा जो तैयार किया जाता है कुछ दिनों के लिए, जब तक मेरा काम चलता है। ठीक है, अब ये सारे जो बनते हैं, किससे बनते हैं? तो आपके सामने मैं बहुत सारे इमेजेस को रखने की कोशिश किया हूं। आप जब वीडियोस देखेंगे तो बहुत साफ दिखाई देगा कि ये मेटल पोल से बनते हैं, पाइप से बनते हैं, वुड प्लैंक से भी तैयार किया जाता है, एंड यूज टू सपोर्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये किस लिए बनाया जाता है? कंस्ट्रक्शन वर्कर को सपोर्ट देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए। इंस्पेक्टर,
कोई चीज को इंस्पेक्ट के लिए हमको ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, कोई मशीन हाइट पे है, वहां हमको इंस्पेक्शन का काम करना है, तो इंस्पेक्टर क्या करेंगे, इस पर चढ़ के उसको इंस्पेक्शन का काम कर सकते हैं। क्लीनर्स, आप देखते हैं बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स होते हैं, टावर्स होते हैं, बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स होते हैं, उसमें क्लीनिंग का काम होता है, उसमें शीशे जो लगे होते हैं, उसके सरफेस जो होते हैं, समय समय पर उसकी क्लीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है। ऐसे में भी हम लोग क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग लगा करके करते हैं। पेंटिंग का काम आप लोग देखते हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद जो पेंटिंग का काम होता है, प्लास्टर का जो काम होता है, ये सारा काम कैसे होता है, इसके फोल्डिंग के थ्रू ही होता है। एंड इसके फोल्ड आर वाइडली यूज्ड ऑन द साइड टू गेट एक्सेस टू हाइट। और इसके फोल्डिंग का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है जब हमको वर्क एट हाइट पे चढ़ना हो। कहां चढ़ना हो, वर्क एट हाइट पे, यानी हाइट पे हमको चढ़ना हो और कोई अदर मीन्स हमारे पास नहीं है चढ़ने का, तो हम लोग क्या बनाते हैं, स्कैफोल्ड बनाते हैं। क्योंकि स्कैफोल्ड हमारा क्या होता है, सेफ होता है काम करने के लिए, चढ़ने के लिए, है ना। एंड एरियाज दैट वुड बी अदरवाइज हार्ड टू गेट टू, और ऐसे एरियाज जहां चढ़ना बहुत मुश्किल हो, बहुत हार्ड हो। सिंपल ये कह सकते हैं स्कैफोल्ड इज ए टेम्पररी स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड है ना टू वर्क एट हाइट और एक्सेस एट हाइट। सिंपल ये डेफिनेशन है कि भाड़ा एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसका प्रयोग हम ऊंचाई पे चढ़ने के लिए या ऊंचाई पर चढ़कर काम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला है मेजर इसके फोल्डिंग हैजर्ड्स। जो मेजर हैजर्ड्स हैं, उस मेजर हैजर्ड्स पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जो बड़े बड़े हैजर्ड्स हैं, छोटे मोटे बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, बट मेजर हैजर्ड्स को ज्यादा कंसीडर किया जाता है। सेफ्टी इज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग एट ऑल व्हेन वर्किंग एट टॉल हाइट्स। बताते हैं कि जब हम लोग वर्क एट हाइट पे चढ़कर काम करते हैं तो सेफ्टी हमारी बहुत ही अहम और प्राथमिक बन जाता है। ठीक है, देखिए ग्राउंड पे एक काम करना और एक हाइट पे काम करना, क्या दोनों सेम है? नहीं है, बल्कि जो काम हम लोग हाइट पे करते हैं वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसके फोल्डिंग कैन परसेंट न्यूमेरियस हैजर्ड्स। इसके फोल्डिंग के अंदर अनेकों हैजर्ड्स होते हैं, स्पेशली इफ इट इज नॉट प्रॉपरली पुट टुगेदर, और है ना, इफ स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर नॉट फॉलोड। बताते हैं कि अगर इसके फोल्ड को प्रॉपरली डिजाइन ना किया जाए, बनाया ना जाए, और उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है इसके फोल्डिंग का, उसका अगर फॉलो अप ना किया जाए तो डेफिनेटली इसके फोल्डिंग में अनेकों प्रकार के हैजर्ड्स हो सकते हैं। सर्वे से यह पता चला है कि 80 आउट ऑफ 100 80 दुर्घटनाएं जो मृत्यु होती है, ठीक है, 100 में तो 80 वर्क एट हाइट पर से गिरने की वजह से ही होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट दैट कि कितना रिस्की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ग्राउंड पे चढ़ के ग्राउंड पे काम करें, जमीन पे काम करें, और एक हम इसके फोल्डिंग पे चढ़ के काम करें, क्या दोनों सेम हो सकता है? दोनों का रिस्क सेम हो सकता है? नहीं। जमीन पे हम गिरेंगे, हल्की फुल्की चोट लगने की संभावना है, लेकिन अगर हम हाइट से गिरेंगे तो बचने की संभावना हल्की फुल्की है। एम राइट? तो कहा यह जाता है कि 80% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो वर्क एट हाइट से होती हैं। इट्स मीन्स कि फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से ही होती हैं। सो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, हम लोग जब भी टॉल हाइट्स पे काम करें तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दें कि दुर्घटनाएं ना हो। चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मेजर इसके फोल्डिंग हैजर्ड्स पर। सबसे पहला इसके फोल्ड कोलैप्स। कोलैप्स का मीनिंग क्या होता है ना? ध्वस्त हो जाना, ढह जाना, गिर जाना, दैट इज कॉल्ड कोलैप्स। ओके, एंड इन क्रैक्ड है ना बिल्ड स्कैफोल्ड रन्स अ रिस्क ऑफ कोलैप्स। बताते हैं कि स्कैफोल्ड का ध्वस्त हो जाना, स्कैफोल्ड का ढह जाना, स्कैफोल्ड का गिर जाना, लेकिन स्कैफोल्ड गिरेगा क्यों, कैसे गिरेगा? तो कहा यहां यह जाता है कि स्कैफोल्ड को बनाने के जो नियम है, स्कैफोल्ड को तैयार करने के जो नियम है, अगर वो सही से नहीं किया गया, ठीक है, सपोज दैट आप एक अपना घर बना रहे हैं, घर के फाउंडेशन से लेकर के घर के कंप्लीट स्ट्रक्चर तक अगर आप प्रॉपर नहीं बनाएंगे
तो क्या वो घर टिकाऊ होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों में वो घर क्या हो जाए, गिर जाए। अक्सर हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि कोई ब्रिज कोलैप्स कर जाता है ना? ब्रिज क्या कर जाता है? कोलैप्स कर जाता है। या जो कास्टिंग होती है ना, रूफ कास्टिंग, जो छत की ढलाई होती है, ढलाई होते ही वो क्या होता है, ढह जाता है, कोलैप्स कर जाता है। क्यों? इनकरेक्टली बिल्डिंग की वजह से। यानी जिस तरह से उसको बनाना चाहिए उस तरह नहीं बनाया गया है, इसीलिए क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है। तो स्कैफोल्ड कोलैप्स के पीछे रीजंस क्या हैं? स्कैफोल्ड का प्रॉपर ना बनाना, अच्छे से ना बनाना। ओके, इन एडिशन केयरलेसनेस विद द हैवी इक्विपमेंट और मटेरियल में कॉज डैमेज टू द सपोर्ट्स, है ना, ओवरलोड द स्कैफोल्ड और अदरवाइज लीड टू अ कोलैप्स। यहां कहना यह चाहते हैं कि अगर हम लापरवाही करते हुए, है ना, हैवी हैवी इक्विपमेंट मटेरियल्स को अगर हम क्या करते हैं, इसके फोल्डिंग पर रख देते हैं और इसके फोल्डिंग उतना सपोर्टेड नहीं है, तो बताइए क्या वो उठा पाएगा लोड को? नहीं उठा पाएगा। सपोज दैट एक चौकी का एग्जांपल लीजिए, चौकी, है ना, चौकी समझते हो ना, जिस पर सोते हैं, चौकी है, पलंग है या चारपाई है। ये चारपाई का एग्जांपल लेते हैं, सब लोग समझते हैं चारपाई, सबके घर में मेरे ख्याल से होगा भी। एक चारपाई के ऊपर अगर 20 लोग बैठ जाएं, क्या वो चारपाई सहन कर पाएगा? नॉर्मली जो चारपाई हम लोग घर पे बना के रखते हैं, नहीं कर पाएगा। वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं कि कहीं कहीं कोई स्टेज सजता है, चाहे डांस का स्टेज हो या कोई पॉलिटिकल स्टेज हो, होता है ना, तो कभी कभी वो क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। क्यों? ओवरलोडिंग होने की वजह से इतने लोग चढ़ जाते हैं कि वो क्या होता है, टूट के गिर जाता है। तो हेवी लोड अगर हम इसके फोल्डिंग पर डाल दें तो भी हमारा इसके फोल्ड क्या होगा, कोलैप्स कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इसके फोल्ड कोलैप्स होने से अगर बचाना चाहते हैं तो ओवरलोड हमको होने नहीं देना होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके फोल्डिंग की क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार ही उस पर हमको लोड इंपोज करना होगा। सेकेंड पॉइंट है फॉलिंग फ्रॉम स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड से गिरना। पुअर कंस्ट्रक्शन विदाउट प्रॉपर गार्ड्स और फेलियर टू यूज एडिकेट फॉल अरेस्ट एंड इक्विपमेंट कुड लीड टू इंजुरीज फ्रॉम फॉल्स। कहते हैं कि स्कैफोल्ड के ऊपर जब चढ़ के हम काम करते हैं तो वहां से लोग गिर जाते हैं, ठीक है, और गिरने की वजह से, है ना, सीरियस इंजुरी होती है ना, डेंजरस इंजुरीज होती है, इवन के फैटल होता है, ठीक है, और बहुत ही घातक होता है जब उसके फॉल के ऊपर से गिरते हैं। तो सवाल यह कि गिरते क्यों हैं? गिरते इसलिए हैं कि स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको रेलिंग बनाना पड़ता है। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। रेलिंग बनाना पड़ता है, जो रेलिंग क्या करता है, हमको फॉल फ्रॉम हाइट से बचाता है। जैसे हम लोग अपने घर के छत के ऊपर चारों तरफ बाउंड्री देते हैं ना, क्यों देते हैं? ताकि छत पर हम रहें और लापरवाही से अगर हम छत के एज यानी किनारे पे चले जाएं तो हम ना गिरें। इसी तरह से स्कैफोल्ड के ऊपर क्या होता है, रेलिंग होता है, मिड रेल, टॉप रेल, ये सब दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, जिस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो हमको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अगर ये सारी चीजें नहीं हूं या प्रॉपर ना हूं तो इंसान ऊपर से क्या हो सकता है, गिर सकता है, यानी फॉलिंग फ्रॉम स्कैफोल्ड हो सकता है। ये मेजर सेकेंड हैजर्ड है किसका, स्कैफोल्ड का। थर्ड में चलते हैं स्टक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस पर देखते हैं क्या है कि आइटम ड्रॉप फ्रॉम द स्कैफोल्ड कुड इंजर्ड दोज ऑन लोअर प्लेटफॉर्म और द ग्राउंड। यहां कहना यह चाहते हैं कि जब हम लोग ऊपर चढ़कर काम करते हैं और हम जब लूज मटेरियल से काम करते हैं या छोटे मोटे टूल्स वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सारे टूल्स वगैरह के गिरने के चांसेस हैं, हमारे हाथ से छूट जाने के चांसेस हैं। तो ठीक जस्ट अगर उस स्कैफोल्ड के नीचे कोई लोग खड़े रहेंगे, कोई भी वर्कर रहेंगे, तो वो टूल्स गिरने के बाद क्या होगा, उस वर्कर के सर पर गिरेगा, उसके शरीर पर गिरेगा, गिरेगा ना। तो गिरेगा तो क्या होगा, उसको चोट लगेगी, इंजर्ड होगा, घायल होगा, है ना। और अगर हेवी इक्विपमेंट ऊपर से नीचे गिर जाए तो जान भी जा सकती है। इंस्टॉलिंग प्रॉपर टो बोर्ड्स और, है ना, बैरिगेड्स कैन प्रिवेंट इंजुरी फ्रॉम, है ना, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स।
अगर फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला कि इसके फोल्डिंग के जस्ट ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है वहां टो गार्ड, टो बोर्ड है ना, या टो रेल, 3 नाम है, वो आपको लगा देना है, तो छोटे मोटे मटेरियल्स को नीचे गिरने नहीं देते हैं। दूसरी बात कि जहां इसके फोल्ड आप तैयार किए हुए हैं उस पूरे इसके फोल्ड के एरिया को आप क्या कर दें, बैरिगेड कर दें, ताकि कोई भी अनऑथोराइज आदमी उस बैरिगेड किए हुए एरिया के अंदर एंट्री ना करे। ओके, अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक्यूशन। इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब क्या होता है ना, यानी बिजली का अटैक होना या बिजली का शॉक लगना। ठीक है, इसके फोल्ड बिल्ड नियर पावर लाइंस पुट वर्कर्स एट रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, सो मिनिमम ऑफ 10 feet clearance between the scaffold and electrical hazards should be maintained. If the distance is less than 10 feet, the line needs to be shut off. कहना ये चाहते हैं, सपोज दैट हम ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां इसके फोल्ड का यूज हो रहा है और ऊपर हमारा क्या है, पावर लाइन है। क्या है, हमारा पावर लाइन है, और जो वायर है वो क्या, ओपन है। तो यह कहना यह चाहते हैं कि काम के दौरान जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं या कोई इक्विपमेंट को उठाते हैं, रॉड उठाते हैं, पाइप्स उठाते हैं, तो वायर में टच होने की पूरी संभावना है। इसीलिए उस वायर से आपके इसके फोल्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 फीट हमारी होनी चाहिए, और मिनिमम, वैसे मीटर में 5 मीटर भी कहा गया है कि 5 मीटर का क्लियरेंस होना चाहिए। अगर 5 मीटर या 10 फीट का क्लियरेंस अगर पॉसिबल नहीं है तो बिजली का शट ऑफ हो जाना चाहिए, यानी बिजली उस वाले वायर से क्या होना चाहिए, बंद रहना चाहिए जब तक काम हमारा चलेगा। नहीं तो तीसरा हमारे पास रास्ता यह है, ठीक है, कि हम उस वायर को इंसुलेटेड कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड है, उस मेथड से हम क्या करेंगे, वायर को इंसुलेटेड कर देंगे, है ना, कवर कर देंगे, पाइप डाल देंगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। तब भी जब काम करेंगे तो पूरी प्रिकॉशन के साथ काम करेंगे और वहां पूरी सक्रियता बरत करके काम करेंगे और सुपरविजन के अंडर में ही रह करके हम काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि डेब्रिज, टूल्स एंड मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारे लिए किस तरह से हैजर्ड्स होते हैं, तो योर एम्प्लॉयज विल एंड टाइपिकली नीड टू मूव टूल्स एंड मटेरियल्स अराउंड व्हाइल वर्किंग एट हाइट एंड स्कैफोल्डिंग सिस्टम कैन फैसिलिटेट दैट। However, items on a left laying around can pose a major hazard to anyone working in the area. यह कहना ये चाहते हैं कि इसके फोल्डिंग एक बहुत बड़ा क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, और जब हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं तो मटेरियल को प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके ही कभी कभी हमको इधर से उधर लेके जाना पड़ता है। तो जब मटेरियल को हम कैरी करते हैं प्लेटफॉर्म पर तो ऐसे डेब्रिज, टूल्स और मटेरियल के छूट जाने का क्या होता है, चांसेस होता है। जब छूट जाएगा तो वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो गिर सकता है, तो गिरने से क्या हो सकता है, किसी को भी वो लग सकता है, किसी को भी इंजर्ड कर सकता है। तो सवाल ये है कि व्हाई टूल्स एंड डेब्रिस आर हैजर्ड एट हाइट, यानी हाइट पे टूल्स और डेब्रिस है तो क्यों हैजर्ड है, सवाल ये है। अंडरस्टैंड? ओके, क्यों हैजर्ड है, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि टूल्स लेफ्ट लेइंग अराउंड कैन पोज अ ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड लीडिंग टू अ सीरियस इंजुरी। बताते हैं कि जब ऊपर से कोई भी टूल्स गिर जाएगा, डेब्रिस समझते हैं ना, पत्थर जो गिट्टी होता है ना, रोड छोटा छोटा होता है, या मान के चलिए जो ईंटा वगैरह का या वो हम लोग कंक्रीट वगैरह जो होता है वो होता है, छोटे मोटे जो नट बोल्ट टाइट करने का वाला जो औजार होते हैं, उसके बाद आपका हैमर होता है, ऑल दीज आर टूल्स, डेब्रिस। तो ये जब कभी भी अगर ट्रिप कर गया या ऊपर से गिर गया तो क्या होगा, सीरियस इंजुरी होगी। Especially if they cause someone to fall off on the scaffolding. In addition, these items themselves can pose a hazard if they fall and strike anyone working below. तो बताते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऊपर स्कैफोल्डिंग पे भी काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग जस्ट स्कैफोल्डिंग के नीचे भी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो स्कैफोल्डिंग के नीचे काम कर रहे होते हैं उसको, है ना, इस तरह के हैजर्ड का सामना करना पड़ सकता है। और
अगर वो गिर जाए और ऐसे लोगों को स्ट्राइक कर जाए यानी लग जाए, किसी को भी जो नीचे काम कर रहे हैं, तो उसको भयानक रूप से घायल कर सकते हैं। अब सवाल है कि व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट दिस हैजर्ड्स। अब इस हैजर्ड से बचा कैसे जाएगा? ठीक है, एक हैजर्ड हुआ, ये हैजर्ड क्यों है वो हुआ, फिर बचाव भी तो चाहिए कि बचेंगे कैसे हम इन सारे हैजर्ड से। ओके, what you can do to prevent these hazards. Okay, make sure you have clean up and inspection policies in place. No tools or building materials should be left unattended on the scaffold, and everything should be put away at the end of the work day. Routine cleanup of the scaffold is another must to prevent hazards from loose debris, pooled fluids and other hazards. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग काम को करते हैं तो काम को हम लोग सबसे पहली बात के सफाई के साथ करें, है ना, अच्छे से काम करें। कोई भी मटेरियल अगर वहां इसके फोल्डिंग पे पड़ा हुआ रहता है तो उसको तुरंत हम लोग उसको हटा दें। उसका यूज नहीं है तो उसको हटा करके फेंक दें। उसको बिल्कुल जो इसके फोल्ड होता है हमारा, वो पूरा का पूरा इसके फोल्ड को साफ सुथरा रखें। जब हमारा काम खत्म हो जाए तो काम खत्म होने पर हम पूरे इसके फोल्ड का अच्छे से एक बार इंस्पेक्शन कर लें कि कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी टूल्स, कोई भी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो या सॉलिड के रूप में हो, मेटल के रूप में, वो हमारा कोई भी वहां रखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो भी मटेरियल अनअटेंडेड वहां रहते हैं वो हटा लिए जाएंगे, और अगर नीट एंड क्लीन है ना वहां रहेगा तो डेफिनेटली ये सब गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे, और आपका भी वहां स्लिप एंड ट्रिप होने का चांसेस नहीं रहेगा। सिर्फ गिरने का नहीं बल्कि ये सारे मटेरियल्स अगर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे ना तो आपके भी स्लिप और ट्रिप होने के चांसेस होंगे, जो इसके फोल्डिंग पर आप खुद भी गिर सकते हैं। ये नहीं कि इसके फोल्डिंग से गिर जाएंगे, इसके फोल्डिंग पर गिरेंगे तो पर गिरने पर भी तो चोट लग सकती है, जख्मी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग कि लैक ऑफ फॉल प्रिवेंशन। लैक ऑफ फॉल प्रिवेंशन का मतलब यह है कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, fall arrest systems and even guardrails are must and when working at height. Without these items and injuries from falls are much more likely. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब हम लोग ऊंचाई पर चढ़ के काम करते हैं तो ऊंचाई पर से गिरने के चांसेस 100% हैं अगर हम लोग वहां फॉल प्रोटेक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉल प्रोटेक्शन में हमारा क्या क्या आता है? पीपी आता है, और पीपी में कौन सा आता है? पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा रेल आता है, जो गार्ड रेल जिसको कहते हैं, ये सारा हमारा होना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा गार्ड रेल बना होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को है ना फॉल फ्रॉम हाइट से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम भी लगा करके हमको काम करना है। ठीक है, अगर हम बिना गार्ड रेल के और पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम यानी पीपी के यूज वहां कुछ भी करते हैं या काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां से गिरने के चांसेस होंगे, और गिरने के चांसेस होंगे तो आपको पता है कि हाइट पर से गिरने से सर वगैरह पे भयानक चोट आ सकती है। और जब भयानक सर पे चोट आती है तो अक्सर आदमी क्या होते हैं, है ना, अक्सर आदमी का ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है, कोमा में चला जाता है, और हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। क्या हो सकता है, हाइट पर से वो गिरा, कहीं जाकर के वो स्ट्रक कर गया, फंस गया, बीच हाइट में ही जमीन तक नहीं पहुंचा, बीच में जाके कहीं फंस गया। ठीक है, तो अब बताइए उसको रेस्क्यू करने में भी काफी समय लग सकता है, तब तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए हम बिल्कुल लापरवाही ना करें, गार्ड रेल और फुल बॉडी हार्नेस जो आता है वो लगा करके ही काम करें। अगला है कि व्हाई लेक ऑफ है ना फॉल प्रिवेंशन इज ए हैजर्ड। क्यों हैजर्ड है? जैसा कि बताया कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ क्लीन यू कीप योर स्केफोल्ड प्लेटफॉर्म वर्क एरियाज है देयर्स है ना always a risk and that someone is going to fall at है ना some point। अब बताते हैं कि जब भी हम कहीं भी ऊंचाई पर काम करेंगे तो डेफिनेटली ऊंचाई पर से गिरने के चांसेस तो होंगे ही, समझ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हमको पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम को लगा करके काम करना बहुत जरूरी होता है। व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट दिस हैजर्ड्स। तो यहाँ कहा जाता है कि ओशा का गाइडलाइंस है कि अगर हम 10 फीट अगर ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमें जो भी वर्क एट हाइट के जो रूल्स एंड नियम्स हैं उसका हमको पालन करना चाहिए। या यूं कह लीजिए कि जब भी हम लोग 6 फीट या उससे ज्यादा ऊंचाई पे काम करते हैं
तो हमको गार्डरेल और फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए। या यूं कह लीजिए 1.8 मीटर या 2 मीटर, इसमें थोड़ा सा देखिए अलग अलग है। 6 फीट, 1.8 मीटर, 2 मीटर, ये सारे मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, बट सबका मतलब एक ही है कि जब भी हम ऊंचाई पे चढ़ के काम करें और ऊंचाई पे चढ़ के काम करने से गिरने का चांसेस है, तो हमें वहां गार्ड रेल्स और पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम लगा करके ही काम करना चाहिए। एक और अच्छी बात आपको हम बता दें, ऐड कर दें, यहां नियम कहता है कि 6 फीट पर चढ़िए या उससे ज्यादा तो ही हम पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम लगाएं या गार्ड रेल लगाएं। लेकिन आपको हम कहना चाहते हैं, क्या 3 फीट ऊंचाई से गिरेंगे तो क्या चोट नहीं लगेगी, इंजुरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका नियम एक सिंपल ये भी है कि हर वह ऊंचाई, जिस ऊंचाई पर से आप गिरे और गिर के आपको चोट लगने की संभावना हो, या नीचे मशीन हो, शार्प ऑब्जेक्ट हो, या इस तरह के कुछ भी इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हो और वहां गिरने के चांसेस हो, तो आपका 1 मीटर क्यों ना हो, 2 फीट क्यों ना हो, आपको पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम लगा के काम करना है, गार्ड रेल लगा करके ही काम करना